सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? कोई कमेंट बॉक्स में लिख दें। जी, आप सभी का स्वागत है। धीरे धीरे जितने छात्र ज्वाइन होते जाएंगे हम और भी अधिक उनको ज्वाइन करा लेंगे, शामिल करा लेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, आज 14 सितंबर है, हिंदी दिन है। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ राज्य की राजभाषा और देवनागरी लिपि को राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। इस कारण यह दिन हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसे हिंदी दिन के रूप में नहीं, अपितु भारतीय राष्ट्रीय राजभाषा दिन के रूप में जाना जाना चाहिए, इसलिए ये दिन हम मनाते हैं। उस समय हमारी संविधान सभा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष भारत रत्न वंदनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, तथा अनेक लोगों ने मिलकर के, जैसे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी हों, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी हों, या अन्य जितने भी गणमान्य व्यक्ति हों जिन्होंने संविधान सभा में हिंदी का पक्ष लिया, इस पक्ष को लेकर के जिन लोगों ने बहुत सारा कार्य किया, उन लोगों में अयंगार स्वामी जी का नाम, जो दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। गुजरात के कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी का योगदान रहा। महाराष्ट्र के भी कुछ विद्वान इसमें सम्मिलित रहे। संविधान सभा में जो लोग चुनकर गए थे, उन सभी ने मिलकर के एक मत से हिंदी को भारत की केंद्रीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कि आधिकारिक भाषा, राजकाज की आधिकारिक भाषा होने के कारण इस दिन को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा दिन, भारतीय राष्ट्रीय राजभाषा दिन के रूप में मनाया जाता है। हमारा पाठ्यक्रम जो चल रहा था, अभी उसमें जो अलग अलग गद्य विधाओं की बात हम कर रहे थे, उन गद्य विधाओं में पहले हमने आत्मकथा का अंश या आत्मवृत्त देखा है। इस पर हमारी एक गूगल परीक्षा भी हुई है। उसके उपरांत हमने दूसरा पाठ पढ़ा था, रेखाचित्र नीलकंठ मोर, जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा था। इसके उपरांत तीसरा पाठ हमने देखा था संस्मरण कमला नाम का, जिसका लेखन पद्मा सचदेव जी ने किया था, जिस पर भी हमारी परीक्षा भी हुई थी, जिसकी वीडियो हमने आपको साझा की थी, आपने वो देखी। उसके उपरांत चौथी विधा ललित निबंध है शिरीष के फूल, यह भी हमने देखी थी, जिस पर वीडियो भी हमने आपको साझा किया था, जिस पर एक गूगल फॉर्म परीक्षा भी हुई थी। इसके उपरांत हमने पांचवी विधा यात्रावृत्त को लेकर के एक वीडियो आपको शेयर किया था, साझा किया था, और परसों उस पर परीक्षा होगी। कल रात को उसकी प्रश्न पत्रिका निकाली जाएगी और परसों सुबह 7 बजे
आपको साझा की जाएगी और रात 9 बजे तक उस पर आपको प्रतिसाद देने हैं। कृपया करके अन्य छात्रों को भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करें। देखिए, गत सप्ताह हमने आत्मकथा क्या होती है इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। आत्मकथा के परिभाषाएं क्या है, आत्मकथा का इतिहास क्या है, आत्मकथा के तत्व क्या हैं, इस पर बहुत बड़ी चर्चा की थी। 2-3 तासिकाएं हमने उस पर ली थी। आज हम संस्मरण पर कुछ बात करना चाहेंगे। वे रेखाचित्र और संस्मरण, जिस प्रकार से आत्मकथा और जीवनी एक दूसरे की पूरक विधाएं हैं, उसी प्रकार से रेखाचित्र और संस्मरण ये दोनों भी एक दूसरे की पूरक विधाएं हैं। विधा मतलब साहित्य प्रकार। जैसे हमने ये बताने की आपको कोशिश की थी कि हिंदी में पहली आत्मकथा गद्य नहीं बल्कि पद्यात्मक लिखी गई थी, जिसके लेखक बनारसी दास जैन नाम के जैन कवि थे, जिन्होंने 16वीं-17वीं शताब्दी में अर्ध कथानक नाम से अपने जीवन के 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर पद्यात्मक आत्मकथा लिखी थी। और आधुनिक गद्यात्मक आत्मकथाओं में सबसे प्रथम नाम आता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने मेरा जन्म चरित्र नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। उसके उपरांत कल्याण मार्ग का पथिक नाम की आत्मकथा स्वामी श्रद्धानंद जी की मिलती है, या अन्य। उसी प्रकार रेखाचित्र और संस्मरण ये दोनों जीवनी और आत्मकथा की तरह एक दूसरे से संलग्न और एक दूसरे की पूरक विधाएं हैं। रेखाचित्र और संस्मरण में एक बहुत बड़ा भारी भेद होता है। रेखाचित्र में जिन घटनाओं का वर्णन किया जाता है, उन घटनाओं में एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, अर्थात पहले घटी घटना पहले आती है, दूसरी बार घटी घटना दूसरी बार आती है, तीसरी बार घटी घटना तीसरे क्रम में आती है। इस प्रकार से संस्मरण में ऐसा नहीं होता। संस्मरण में, जिसको अंग्रेजी में मेमोरिक कहा जाता है, उसमें इस प्रकार के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती, अपितु इसमें एक विशेष प्रकार का स्रोत होता है, स्मृति का स्रोत, जिसको अवचेतन का स्रोत कहा जाता है। अंग्रेजी में जिसे फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। संस्मरण में कोई एक घटना जो बाद में घटी हो उसका उल्लेख पहले हो सकता है, या पहले हुई घटना का उल्लेख बाद में हो सकता है। लेखक अपने स्मृति के स्रोत में, कॉन्शियस स्ट्रीम में, कॉन्शियस फ्लो में जिस घटना को याद करेगा, उस घटना को लेकर के चर्चा की जाती है, और यह बहुत आसान है। रेखाचित्र, जैसे कि हमने महादेव वर्मा लिखित नीलकंठ मोर देखा, इसमें नीलकंठ को घर लाने से लेकर के उसकी मृत्यु तक एक विशिष्ट कार्य कारण संबंध युक्त घटनाक्रम है। वैसा घटनाक्रम आपको संस्मरण कमला में नहीं दिखेगा। संस्मरण कमला में कोई बात पहले की है फिर वो बाद में आ रही है, कोई बाद की बात है वो पहले आ रही है। यानी कमला जो अपने बारे में सुनाती है उसमें कोई घटनाक्रम का सातत्य नहीं है, घटनाक्रम आगे पीछे होते रहते हैं। इस बात को देख लेना बहुत जरूरी है। हिंदी में रेखाचित्र और संस्मरण दोनों विधाएं एक साथ चल पड़ी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्ति यह रेखाचित्र संग्रह हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण रेखाचित्र संग्रह है। महादेवी वर्मा जी का, जैसे आपने अपने पाठ्यक्रम में नीलकंठ मोर पढ़ा, उसी प्रकार से आपके पाठ्यक्रम के अलावा भी गौरा गाय नाम का रेखाचित्र उनका बहुत प्रसिद्ध है, गिल्लू गिलहरी का है, द्रुमक खरगोश का है। तो ये मेरा परिवार इस नाम से उन्होंने अपने आसपास, अपने घर के आसपास जितने भी
जानवर पाले थे, उन सभी जानवरों को उन्होंने मेरा परिवार के अंतर्गत समाविष्ट किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे रेखा चित्र भी लिखे हैं जो सामान्य लोगों पर आधारित हो, जैसे चीनी फेरी वाला, महियसी बिट्टो, उनके घर में काम करने वाली एक सामान्य नौकरानी को लेकर के भी उन्होंने ये सब चर्चा की हुई है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्तियाँ जो रेखा चित्र संग्रह है, उसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति, मतलब वो कोई राह चलता हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, उनका बैजू चाचा नाम का रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध रहा। माटी की मूर्तें से लेकर के बहुत सारे लोगों ने रेखा चित्र लिखने की कोशिश की है, संस्मरण लिखने की कोशिश की है। कभी कभी हमें ये लगता है कि रेखा चित्र और संस्मरण दोनों एक जैसे लग रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा, रेखा चित्र में एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है, एक कार्य कारणयुक्त घटनाक्रम में सातत्य होता है, वैसा संस्मरण में नहीं होता। संस्मरण में कुछ घटनाएं जो पहले घटी हैं वो बाद में दिखाई जा सकती हैं, और जो बाद की घटनाएं हैं वो पहले बताई जा सकती हैं। ये दोनों विधाएं एक दूसरे की पूरक हैं। अगर हम संस्मरण की ओर और अधिक चलें तो संस्मरण प्रायः उन लोगों के होते हैं जो बहुत प्रभावशाली होते हैं। हालांकि कमला संस्मरण कोई प्रभावशाली व्यक्ति को लेकर नहीं है, लेकिन लेखिका के जीवन पर प्रभाव डालने वाली वो जरूर है। महादेवी वर्मा ने पथ के साथी नाम का एक संस्मरण संग्रह लिखा है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे समकालीन लेखकों, कवियों, कवियत्रियों को लेकर के उन्होंने संस्मरण लिखे। इन सभी संस्मरणों में अपने समय के साहित्यकारों और उस काल को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की चर्चा महादेवी वर्मा जी ने अपने संस्मरण संग्रहों में की है। अगर हम देखें, संस्मरण कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े नेताओं ने अंग्रेजों के जेल में बैठ करके लिखे हैं। जैसे हैदराबाद मुक्ति संग्राम के सबसे बड़े योद्धा पंडित नरेंद्र जी ने जीवन की धूपछाह नाम का एक आत्मकथात्मक संस्मरण संग्रह प्रसिद्ध किया हुआ है, जिसमें उन्हें अपने जेल में बैठे हुए, सजा भोगते हुए उन्होंने जिन लोगों को देखा, उन लोगों का भी वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया है संस्मरण के रूप में। जैसे इसके पहले भी मैंने कहा था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा भी एक संस्मरणात्मक है। उन्होंने अपने मित्र अशफाकुल्ला खान के संस्मरण उसमें दिए हैं। इतना ही नहीं, भारत के उस समय के जितने भी बड़े बड़े राजनेता हों, जितने बड़े वकील हों, जितने बड़े स्वाधीनता सेनानी हों, उन सब ने अपने अपने बारे में कुछ न कुछ लिखा है। जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने महात्मा गांधी जी पर एक संस्मरण लिखा हुआ है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने स्वाधीनता की बहुत बड़ी सेनानी कमला नेहरू जी के बारे में लिखने की कोशिश की है। लाल अंगारों की उस मुस्कान में, या फिर शहादत की जिंदगी तूफान में जैसे संस्मरण हिंदी में प्रायः बहुत देखे जा सकते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर के संस्मरण हो, नेताजी सुभाष चंद्र जी के संस्मरण हो, हिंदी में बाबू गुलाब राय जी के संस्मरण हो, ये सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। रेखा चित्र और संस्मरण दोनों विधाओं में सबसे अधिक प्रसिद्धि किसी को मिली है तो वह रामवृक्ष बेनीपुरी जी और महादेवी वर्मा जी को लेकर के। ये दो ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इन दोनों विधाओं में प्रचुर मात्रा में लिखा हुआ है, और किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में इन दोनों लेखकों ने लिखे हुए
रेखा चित्र और संस्मरणों का समावेश अवश्य हो जाता है। मित्रों, आगे चलकर हम ये कह सकते हैं कि संस्मरण और रेखा चित्र यह जीवनी विधा के ही एक भाग है। जीवनी विधा जिसको हम तथ्याश्रित गद्य कहते हैं, जिसमें सच्चाई बेबाकी से बयां की जाती है, उसको लेकर के चर्चा है। जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, ये सारे तथ्याश्रित गद्य विधाएं हैं। इनमें कहानी और उपन्यास की तरह कल्पनाशीलता नहीं है। जो कुछ लिखा जाता है सच लिखा जाता है, सत्य लिखा जाता है, तथ्यपरक लिखा जाता है। इसलिए हमें इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को सुनाई दे रहा है ना? कोई कमेंट बॉक्स में लिख दे। ठीक है, तो देखिए हमारे अभी 10 मिनट बचे हुए हैं। आपको अगर हिंदी दिन के बारे में या रेखाचित्र संस्मरण विधा के बारे में कुछ पूछना है तो आप इन 10 मिनटों में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए अगर कोई आपको शंका हो। रेखाचित्र नीलकंठ मोर जो महादेव वर्मा जी ने लिखा हुआ है उसके बारे में हो, या फिर संस्मरण कमला जो पद्मा सचदेव जी ने लिखा है इसके बारे में अगर कोई कठिनाई आपके मन में है, जी आज जो हमने गूगल परीक्षाएं इस पर ली, इसमें कोई शंका आपको रह गई हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें कोई अगर शंका है तो। कल की तासिका में हम आपको रेखा चित्र क्या होता है और संस्मरण क्या होता है इस पर विशेष बात करने का प्रयास करें। किसी को कोई शंका नहीं है? ठीक है। हाँ, बीए के कौन कौन है जरा कमेंट बॉक्स में बीए के लिख दो। शायद पूनम शेर खान एक बीए की शामिल हुई हैं, बाकी बीएससी के लग रहे हैं ज्यादा। अंजलि गायकवाड़ ये भी बीए की हैं। ठीक है। पूजा वाघमारे ये बीए की हैं। अच्छा, तो आज बीएससी के छात्र जरा कम दिख रहे हैं। हर बार 20-22 आ जाते हैं, पता नहीं आज क्या हुआ। ठीक है, जो बीए के छात्र हैं उनके ग्रुप पर मैंने कुछ वीडियो लिंक डाली हैं व्हाट यूट्यूब की, वो देख लें, जिससे ये जो 5 पाठ हमने लिए थे, प्रेमचंद जी का आत्मवृत्त मेरा जीवन, महादेव वर्मा का रेखाचित्र नीलकंठ मोर, पद्मा सचदेव जी का संस्मरण कमला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध शिरीष के फूल और निर्मल वर्मा जी का यात्रा वृत्त चीड़ों पर चांदनी, इसकी सारी चीज़ें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी हैं। उसका अध्ययन करें। उसके बाद हम अधिक चर्चा करेंगे। अंजलि गायकवाड़ जी, आपका नंबर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डाल दें, मैं आपको उस ग्रुप में शामिल करा लूँगा।
ठीक है, किसी को कोई शंका? मैं इस समय तेरना अभियांत्रिकी महाविद्यालय के बॉयज़ हॉस्टल में हूँ। कोरोना के कारण मुझे भर्ती किया गया है, लेकिन आप चिंता न करें, ठीक होकर आ जाऊंगा। हमारी तासिकाएं हर रोज चलती रहेंगी और इसी प्रकार से हम हिंदी सरस्वती की सेवा करते रहेंगे। आपको आपके प्रश्नोत्तरों का स्वागत करते रहेंगे। अगर इन पांचों विधाओं के बारे में कोई आपको कठिनाई है तो आप अपने बीए द्वितीय वर्ष हिंदी द्वितीय भाषा के व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आज के लिए हम यहीं ठहर जाते हैं। जो आए उनका धन्यवाद, जो ना आए उनका भी धन्यवाद। तो आज हम यहाँ रुक जाते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें। ठीक है, धन्यवाद। आज हम यहाँ रुक जाते हैं।